वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर रविंद्र आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे। उसी प्रयास में युक्ति आईएएस के द्वारा दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस किया जाता है, जो राष्ट्रीय संस्करण का आता है। आज हम 28 फरवरी के न्यूज़ में देखते हैं पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट आप लोग के लिए कौन सा न्यूज़ कवर किया गया है। साथ ही पीटी ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ हैं आप लोगों के लिए जो परीक्षा उपयोगी है। आगे बढ़ने से पहले जो भी अभी जस्ट हमसे जुड़ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और जो पुराने लिसनर व्यूअर हैं, सारे लोग नए और पुराने सभी लोग चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके और हमारी जो सुविधाएं दी जा रही ऐप पर और वेबसाइट पर उसका सभी लोग उपयोग उन लोगों के लिए उपयोगी सभी लोगों के लिए उपयोगी हो। तो इस उद्देश्य से आप लोग इस चैनल शेयर किया कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। बहुत से टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों सभी को पता है। तो टेस्ट में शामिल हुई है और दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो आप लोग दोनों स्टूडेंट आप लोग शामिल हो सकते हैं इस टेस्ट सीरीज़ में। यूपीएससी, पीसीएस, सारे पीसीएस, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, सारे पीसीएस को अवेलेबल कराया जा रहा है। साथ ही साथ एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सभी जितने गवर्नमेंट के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सारे के टेस्ट अवेलेबल है। बहुत ही लो प्राइस में रखा गया है, तो आप लोग ज़रूर जुड़िए। साथ ही साथ पीआईबी का नोट्स अपलोड कर दिया गया है कल तक का, इम्पॉर्टेंट पीआईबी जो नोट्स होता है। तो आप लोग जाके इसे देख सकते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को पीआईबी से कवर करना है। एग्ज़ाम जो ओरिएंट होगा तो आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। वेबसाइट और ऐप दोनों पर अवेलेबल है, बिल्कुल ये फ्री है सेवा, तो आप लोग इसे देख सकते हैं और जो भी लाभ हो उसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हालांकि कल का न्यूज़ एनालिसिस नहीं हो सका क्योंकि संडे था, कल कुछ मैं व्यवस्था में फंस गया था, जिसके कारण चलिए अब रेगुलर होते हैं। तो कल के न्यूज़ में कुछ पॉइंट आप लोगों को कवर किए होंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है। तो इसके साथ ही साथ चलिए हम लोग देखते हैं आज का क्या न्यूज़ है। महायुद्ध, रूस के परमाणु हथियार हाई अलर्ट पर। महायुद्ध के सभी लोगों का आशंका जताया जा रहा है कि महायुद्ध के स्थिति पर पहुंच गया है अब यूक्रेन और रूस का विवाद। तो ऐसी क्या स्थिति है या नहीं है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि उससे पहले कुछ बातें आप लोग को स्पष्ट कर देता हूं कि क्या महायुद्ध की स्थिति बन रही है या नहीं हो रही, या ह्यूमर ही है केवल हथियारों की बढ़त को कायम रखना, या कुछ देशों द्वारा अपनी जो वर्चस्व उसको कायम रखना है, या कुछ बात है, इसके अतिरिक्त कुछ भी बातें शामिल है। तो इस पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आप लोग चलिए कुछ पॉइंट आप लोग को कवर करा देता हूँ यहाँ से, तो आप लोग ध्यान में आ जाएगा क्या है। पश्चिमी देशों को परमाणु हमले का भय दिखाया है रूस के द्वारा। पुतिन ने परमाणु हथियारों को संभालने वाले जो बल है उसको हाई अलर्ट पर रखा है। तो रूस का यह काम किया गया है कि रूस ने यह हाई अलर्ट पर रख दिया है सभी चीज़ों को। रूसी कदम को खतरनाक करार देते हुए अस्वीकार किया अमेरिका के द्वारा। यह बोला जा रहा है कि यह अस्वीकार्य कदम है और नाटो ने इसे गैर जिम्मेदाराना कदम बताते हुए निंदा की है। इसके बीच यूरोपीय यूनियन ने 27 देशों ने कई रूसी विमानों के लिए अपना आकाश का जो मार्ग होता है उसे बंद कर दिया है। साथ ही साथ अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और ईयू की जो व्यापार भुगतान प्रणाली है स्विफ्ट, हालांकि उस पर आगे मैं चर्चा करूंगा। इसी पेज में बहुत अच्छा कवर किया गया है। तो स्विफ्ट से में रूसी बैंकों को बाहर करने की घोषणा की गई है। तो यह 3-4 कदम महत्वपूर्ण कदम है जिसके आधार पर लोग बोल रहे हैं क्या स्थिति बन रही है, जो विवाद हो रहे हैं। ऐसे यूक्रेन के द्वारा यह बोला जा रहा है कि यूक्रेन यह दावा करता है कि 4300 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। क्या वास्तविकता क्या सही है, यह आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं है, फिर भी 4300 का आंकड़ा बताया जा रहा है यूक्रेन के द्वारा। आप समझ सकते हैं अगर इतनी बड़ी क्षति होती है रूस की, तो रूस किसी भी हद तक जा सकता है। तो यह स्थिति है कि मान के चलिए और कहीं शांति वार्ता की बात की जा रही है। जैसे बेलारूस ने यह प्रस्ताव दिया है, उसके यहाँ दोनों देश के उच्च प्रतिनिधि उस वार्ता के दौर पर आएंगे। तो ये सब घटनाएं घटी है। तो अब आते हैं कि क्या महायुद्ध की स्थिति अंतर्गत थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति बन रही है।
तो एक बात आप लोग स्पष्ट जान लीजिए, जब तक नाटो इसमें या अमेरिका समर्थित हमला नहीं होता है रूस के खिलाफ, तब तक यह युद्ध महायुद्ध में नहीं बदलेगा। या तृतीय पक्ष जो ऐसा है, जो चीन था, वो भी अगर शामिल होगा तो ही तृतीय इस युद्ध की घटना होगी। तो भारत, चीन, ये सब जो राष्ट्र, जो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाया गया था रूस के खिलाफ, उसमें भारत रूस तटस्थ बने रहे। तो आप इस फेज में आप इस तरह समझिए कि यह अमेरिका का मैप है, यह यूरोप का है, रसिया है यहाँ से यहाँ तक, और इंडिया का, और अफ्रीका, ऐसे अफ्रीका। तो अमेरिका और यूरी एक गुट में बटे हुए हैं, कहीं ना कहीं यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहते हैं, पर वो किसी कारणवश सपोर्ट नहीं कर पा रहे। रूस एक अलग स्थिति बनाए हुए, और जो न्यूट्रल, बाकी सारे देश न्यूट्रल की स्थिति में है, या इसके जो अमेरिकी समर्थित देश हैं वो रूस के खिलाफ प्रस्ताव को या तटस्थ की नीति अपना है। तो यह स्थिति बनी हुई है। तो इसमें आप एक चीज़ देख लीजिए, क्या यह महायुद्ध की जैसी स्थिति को कायम करेगा? तो ऐसा नहीं है। जब तक नाटो और समर्थित जो अमेरिकी समर्थित देश है प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका रूस पर हमला नहीं करते हैं, तब तक वह तृतीय युद्ध की घटना नहीं घटेगी। यह केवल अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए बयानबाजी चलाया जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति, क्योंकि रूस भी जानता है अगर सभी देश मिलकर अगर उस पर हमला करेंगे तो उसे बहुत क्षति होगी। तो केवल धमकी भरा समझ सकते हैं, कहा गया रूस के द्वारा कि हम परमाणु हमले करेंगे, ऐसा वो भी जानता है परमाणु हमला किया गया तो सबकी स्थिति क्या होगी। तो यह बस स्ट्रेटजी हो सकती है रूस की कि इस प्रकार यूक्रेन पर दबाव बने और युद्ध समाप्त करे और एक टेबल पर आए या उस पर अपना आधिपत्य जमा ले। तो इससे संबंधित चीज़ें स्पष्ट होगी। तो न्यूज़ में देखिए, जब तक कवर नहीं हो जाता इन सब चीज़ों का कयास ही लगाया जा सकता है, और कब क्या होगा ये किसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। तो इसलिए जब तक अंतिम इसका परिणाम ना आ जाए, इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो वेट एंड वॉच स्थिति को कायम रखिए और देखिए आगे क्या होता है। इससे संबंधित जो भी आंकड़े आ रहे हैं आप लोग देखते रहिए। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, यूक्रेन में फंसे 698 जो थे विद्यार्थियों को वापस लाया गया दिल्ली। तो उसमें बहुत से लोग शामिल थे, बहुत से देश। प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया देश की हर बेटी और बेटा को यूक्रेन से आएगा सुरक्षित, यह दावा किया गया है भारतीय प्रधान। और ऐसा दावा इसलिए किया जाए, विगत जो 7 वर्ष है उसमें बहुत से रेस्क्यू ऑपरेशन कराए गए हैं, इसलिए भारत की स्थिति बहुत ही बेहतर रहती है। तो आप समझ सकते हैं रूसी और यूक्रेन की सेना और उससे संबंधित जो भी आसपास के देश हैं उस पर केवल भारत का झंडा ही लगा देने से अपने गाड़ी पर उसे उसकी कोई चेकिंग नहीं हो रही है और ससुरक्षित उन्हें बॉर्डर क्रॉस कराया जा रहा है। तो भारत की स्थिति क्या है इससे आप लोग समझ सकते हैं। भारत अब किस स्टेज पर अपनी अन्य देशों को यह फैसिलिटी नहीं दी गई है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के वैश्विक जो स्तर पर जो पहुँच है भारत की, वो स्पष्ट कराता है कि भारत की स्थिति क्या है, भारत किस रूप से विश्व के अन्य देशों में अपना अस्तित्व रखता है। तो इसी के संदर्भ में जो रेस्क्यू ऑपरेशन किए जाते हैं उसमें कुछ ऑपरेशन हाल के दिनों में किए गए, उससे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सारे रेस्क्यू ऑपरेशन को कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से की नोट्स को शामिल किया गया है। तो भारतीय दूतावास के संदर्भ में जो हमारे दिवंगत जो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था वर्ष 2017 में। क्या किया गया था कि अगर आप मंगल ग्रह पर भी फंसे और वहाँ भारतीय दूतावास है तो आपकी मदद करेगा, भारतीय दूतावास वहाँ मदद करेगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा ट्वीट की थी किसी जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था उसमें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद यह घटना घटी थी जिसमें सुषमा स्वराज के द्वारा यह ट्वीट करके यह बताया गया कि अगर आप मंगल में भी फंसे हुए, मंगल ग्रह पर भी फंसे और वहां पर भारतीय दूतावास है तो निश्चित रहिए आप लोगों को वापस लाया जाए। तो देखिए कितना कॉन्फिडेंस हमारा भारत देश है कि मंगल ग्रह पर भी जाकर अपने लोगों की रक्षा करने का दायित्व रखता है, और ऐसा झलका भी है पिछले विगत कुछ वर्षों से। तो चलिए देखते हैं क्या है भारत सरकार द्वारा चलाया गया अभियान क्या है। वंदे भारत मिशन, यह सबसे बड़ा भारतीय रेस्क्यू ऑपरेशन है जिसमें आप लोगों को लगभग 60 लाख लोग भारतीयों को वापस लाया गया है अब तक। तो यह वंदे भारत मिशन क्या है इसे देख लेते हैं। कोविड-19 मिशन के द्वारा, कोविड महामारी जब शुरुआत में आया था उस दौरान
विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन शुरू किया गया। इस ऑपरेशन के तहत लगभग आपको 30 अप्रैल 2021 तक 60 लाख लोग भारतीयों को वापस लाया गया। तो देखिए सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। तो आपको प्रश्न पीटी में यहीं से पूछ सकता है, अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन या भारत में विदेश में फंसे लोगों को भारत में लाने का कौन सा अभियान है? तो वंदे भारत मिशन। ऑपरेशन समुद्र सेतु यह भी बहुत महत्वपूर्ण मिशन था, जिसमें क्या क्या हुआ आप लोग इसे देख लेते हैं। चलिए, ऑपरेशन समुद्र सेतु 5 मई 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशी भारतीय नागरिकों को घर से लाने के लिए कोशिश में पहल किया गया था। यह एक नौसैनिक अभियान था। तो यह ध्यान रखने का आप लोगों को, समुद्र सेतु क्या था? यह नौसैनिक अभियान था और वंदे भारत नेविगेशन का अभियान था। नागरिक जो भारतीय जो विमान है वह उनके द्वारा लाया जा रहा था। तो दोनों में अंतर आप लोग समझिए। समुद्र सेतु में क्या किया गया था? इसमें लगभग 39-92 भारतीयों को, नागरिकों को समुद्र के रास्ते उनकी ज़मीन पर सफलतापूर्वक वापस पहुंचाया गया। इस समुद्र के मार्ग से लाया गया था। सबसे पहले तो आप लोग यह भी ध्यान रखना है, भारतीय नौसेना जहाज, जलाश्रय या लैंडिंग प्लेटफॉर्म, डार्क, एरावत, शार्दुल और मगर लैंडिंग जो शिप टैंक होते ने इस ऑपरेशन में भाग लिया था। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु में कौन कौन से प्लेटफॉर्म ने भाग लिया? तो जलाश्रय, एरावत, शार्दुल और मगर। तो ये नाम आपसे पूछ सकता है पीटी में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे कवर करना होगा आप लोगों को। यह अभियान करीब 55 दिनों तक चला था। ये कितना दिन तक चला था यह अभियान? और लगभग 23,000 किलोमीटर तक अधिक यात्रा की थी। इसमें एक्चुअली किया गया था समुद्र सेतु, जो भारत के जो समुद्री पड़ोसी देश हैं, साथ ही साथ उन देशों तक, मेडागास्कर तक लाया गया था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक के सफ़र को लाया गया था। इसमें समुद्र के रास्ते जिन्हें लाना था, जहां हवाई मार्ग नहीं उपलब्ध कराए जा रहे थे उसके दौरान। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह भी आप लोग से पूछ सकता है। हाल ही में घटित था 21 में ही ऑपरेशन एयरलिफ्ट किया गया काबुल से। अफगानिस्तान का जो मामला था, तालिबान जिस पर हमला किया था, तालिबान ने अपना सत्ता कायम किया, उस दौरान किस तरह के दृश्य देखने को मिले सारा विश्व देख रहा है। कोई विमान के चक्के पर लटक कर देश छोड़ना चाह रहा था, जिसमें घटनाएं घटी थी वह बहुत ही मानवता के खिलाफ घटनाएं थी। वैसी उस दौरान भारत असमंजस की स्थिति में भी उस विश्व समुदाय के अपना दायित्व निभाया और ऑपरेशन एयरलिफ्ट काबुल को अंजाम दिया, जिसमें अफगानिस्तान में पैदा हुए संकट से पूरी दुनिया सकते में थी। तालिबान पूरे देश पर कब्जा हो गया था। ऐसे में दुनिया के देशों द्वारा अपने नागरिकों को निकालने का मिशन जारी किया गया और आप लोग को इसमें खुशी होगी, सबसे पहला प्रयास भारत के द्वारा किया गया था। यह भी आप लोग ध्यान रखना है कि इस तरह के मिशन होते हैं तो भारत एक प्रथम पंक्ति में शामिल होता है, जहां अपने नागरिकों को अपने वतन लाने का प्रयास करता है और वो सफल प्रयास करता है। तो यह भी महत्वपूर्ण था। तो ये ऑपरेशन एयरलिफ्ट है। तो इसके रणनीतिक थे, इसमें कौन से, ये आप लोग को याद रखा, हिंडन एयरबेस से भारतीय वायुसेना की C-17 ग्लोब मास्टर ने उड़ान भरी थी और गरुड़ कमांडो इसमें तैनात था। तो पीटी ओरिएंट आप लोग को यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट है ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत भी आप लोग को ध्यान रखना, ऑपरेशन राहत भी प्रश्न पूछ सकता है, यहाँ से टॉपिक आएगा, ये भी महत्वपूर्ण था। यह 2015 में यमन सरकार हूती विद्रोहियों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें यमन में फंसे लगभग 4640 भारतीयों को साथ साथ यह भी याद रखिएगा, भारत इस मिशन में अपने देश के नागरिकों को तो लाया ही लाया, विदेश के कुछ विदेशी देशों के नागरिकों को भी एयरलिफ्ट किया गया था यहाँ से। तो 41 देशों के लगभग 960 विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित बचाया गया था। यमन और हूती विद्रोह जब हुआ था यमन में, ऑपरेशन राहत के तहत किया गया था यह। तो यह बहुत ही, इसी के लिए भारत का आज स्थिति है कि भारत जब भी ऐसे विवाद उत्पन्न होते हैं और लोग फंसते हैं, तो भारत की तरफ सबसे पहले भारत के लोग और भारत के विदेश के लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, भारत की तरफ गुहार लगाते हैं। अभी पाकिस्तान की स्थिति देख सकते हैं, पाकिस्तान के बच्चे भी भारतीय दूतावास से यह बोल रहे हैं कि हमें अपने झंडे तले लेके चलिए, और ऐसा घटना हुई है। बहुत से लोग भारतीय झंडा के तहत वापस आए हैं।
तो भारत की स्थिति किस तरह लोकतांत्रिक देश के रूप में मजबूत हुई है। तो आप लोग को यह प्रश्न आपको मेंस और इंटरव्यू में जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारत इस प्रकार घटना ऑपरेशन जो किए जाते हैं उसमें भारत का अस्तित्व क्या है, भारत किस रूप से अपना वर्चस्व लोकतांत्रिक देश के रूप में विश्व के अन्य देशों अन्य पटल पर रखता है, तो इससे संबंधित आपको प्रश्न जरूर पूछेगा। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कवर करिए, प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। भारत सरकार ने यमन में लगभग 5600 लोगों निकालने में ऑपरेशन राहत को समाप्त किया और 5600 लोगों को, अपने भारतीय लोगों को निकाला था। इस दौरान अब विश्व के अन्य देशों 960 लोगों को। तो यहाँ से प्रश्न आपको पीटी में पूछ सकता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन मैत्री। यह भी महत्वपूर्ण ऑपरेशन था। जब भूकंप आए थे 2015 में, भूकंप नेपाल में आया था, उस समय यह चलाया गया था ऑपरेशन ऑपरेशन मैत्री। और इस मिशन में भारतीय सरकार जो थी सशस्त्र बलों के द्वारा संयुक्त राहत अभियान था। और यह भी देखिए कितनी अचीवमेंट था। भूकंप जैसे यह 15 मिनट में भारतीय दूतावास ने यह उपलब्धि, यह सेवा आप लोगों को जो ऑपरेशन मैत्री की थी वो उपलब्ध करा दी थी। और 15 मिनट में हमारे सशस्त्र बल के लोग नेपाल पहुंचकर राहत कार्य जो किया गया था, सभी भूकंप वो जान रहे कितना भयंकर भूकंप आया था नेपाल में। और भारत में लगातार भूकंप के झटके देखे जा रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि लगातार भूकंप से पूरा वो जो क्षेत्र है नेपाल का नास्तानुमूद हो जाएगा। तो इससे संबंधित घटनाएं घटी थी, फिर भी उसमें भारत ने बढ़ चढ़कर अपना जो सहयोग था पड़ोसी देश का वो निभाया था। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलता है मिशन के तहत। तो आपको यहाँ से प्रश्न जरूर पूछेगा। यह मिशन भारतीय थल सेना वायुसेना संयुक्त तौर पर से चलाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, थल सेना वायुसेना दोनों ने इस मैत्री में शामिल हुआ था। तो इससे संबंधित आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। अभियान के तहत 500 से अधिक भारतीय सेना और नागरिकों को विमान से वापस लाया गया। साथ ही साथ देखिए विदेशी नागरिकों को भी इससे बाहर लाया गया, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और जर्मनी के लगभग 170 विदेशी नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाला गया था। क्योंकि नेपाल का जो पशुपत मंदिर था उसके आसपास के इलाकों में सभी लोग फंसे हुए थे विदेशी, क्योंकि पर्यटन का केंद्र है पशुपत मंदिर जो है। तो इसलिए यह सब घटनाएं होती है। तो भारत एक सशक्त राष्ट्र और जवाबदेह राष्ट्र के रूप में सामने उभर कर सामने आता है। इसलिए आप लोग को पीटी में तो महत्वपूर्ण है ही ऑपरेशन, साथ ही साथ मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस टॉपिक को आप लोग बेहतर तरीके से करिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को यहाँ पर एक नोट आया, आप लोग ध्यान रखिएगा। 80% जिलों में मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति नहीं किए तो नहीं मिलेगा फंड। तो ऐसा बात की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो यह चीज़ें कौन कौन से राज्य में है, यह दोनों राज्य केंद्र शासित जो भारत भाजपा शासित जो राज्य है और कांग्रेस शासित जो राज्य है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का जो शासित राज्य है, सभी जगह ऐसी स्थिति हुई है कि यहाँ पर जो नया कॉन्सेप्ट लाया गया था, मोबाइल लॉन्च किया गया है मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप, उसे अप्लाई नहीं कर रहे हैं लोग क्योंकि इससे पारदर्शिता बहुत स्तर पर बढ़ेगी। तो इससे संबंधित जो आंकड़े हैं आप लोग यहाँ पर अंडरलाइन मैंने कर दिया। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को यह पीडीएफ सेंड कर दिया है, तो आप लोग जरूर वहाँ जाके इसे देख सकते हैं, की नोट्स में शामिल कर सकते हैं। कुछ की नोट्स आप लोग को यहाँ ध्यान रखना है, इसके संदर्भ में क्या है उसे देख लें। मनरेगा लोकपाल ऐप क्या है? यह केंद्रीय ग्रामीण विकास जो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो यह किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो प्रश्न आपको यहाँ से पूछ सकता है। यह ऐप ई गवर्नेंस की एक और बढ़ता कदम है, जिसमें लोकपाल को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के तरीके का कर्तव्य का पालन करने में मदद करेगा। साथ ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों में मनरेगा योजना के क्रियान्वित संबंधित विभिन्न स्रोतों जैसे डिजिटल, भौतिक और जनसंचार माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर लोकपाल द्वारा शिकायतों का वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और उद्देश्य से इस ऐप को प्रारंभ किया गया, विकसित किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप हो जाता है इसके संदर्भ में। जैसे आप लोग को आधार के संदर्भ, जैसे आधार को माना गया था शुरू में क्या आधार से बहुत सी चीज़ों को नेगेटिव एक्टिविटी आप लोगों को एक्टिव हो जाएगी, इससे प्रभाव नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, हमारे डाटा असुरक्षित हो जाएंगे। इससे संबंधित जो लगाया गया था कयास पर आधार आज कितना मार्गदर्शक रोड मैप तैयार करता है, एक आधार से आप कितनी जन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं और कितने पारदर्शी लोग संस्थाएं जो हमारी हैं वो किस रूप से नज़र रख सकती हैं किसी जो आतंकी गतिविधि हैं
साथ ही साथ जो अनैतिक गतिविधि है उस पर नज़र रख सकती है। तो ये आधार कार्ड जिस तरह प्रभावी है उसी तरह प्रकार आपको मनरेगा लोकपाल में जो ऐप लॉन्च किया गया वही एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि यह जो वित्त आवंटित किए जाते हैं जो सीधे प्रत्यक्ष रूप से गांव के लोग जुड़े रहते हैं जिनको रोजगार दिया जाता है उसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो उसको ट्रैक करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में यह काम करेगा और साथ ही साथ यह उन स्रोतों को विकसित करेगा जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर लोगों को मिलना चाहिए। यह व्यक्ति विशेष तक के जो भुगतान होता है उसको सुनिश्चित करेगा और जो भी शिकायतें उसको दूर करने में मदद करेगी, इसलिए मील का पत्थर साबित होगा मनरेगा के संदर्भ में। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग इसे ज़रूर कवर करिए। नेक्स्ट है आपको यह ऐप जो है लोकपाल द्वारा शिकायतों को आसान ट्रैकिंग और समय पर निवारण की अनुमति देगा। यह ऐप वेबसाइट का वार्षिक त्रैमासिक रिपोर्ट अपलोड करने की अनुमति देगा। देखिए यहाँ पर वार्षिक भी रिपोर्ट होगा और त्रैमासिक 3-3 महीने पर रिपोर्ट भी आप लोगों को जारी किया जाएगा। तो प्रश्न यहाँ से पीटी में पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछ सकता है। मनरेगा क्या है इसको पहले जान लीजिए। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत किया था। नरेगा पहले नाम था नरेगा, तो इससे संबंधित फिर वर्ष 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी कर दिया गया। फिर उसके बाद यह वर्ष आपसे पूछा जाता है, पूछा भी गया है 2005, 2010 और सबसे पहले 200 जिलों में यह सबसे पिछड़े 200 जिलों में प्रारंभ किया गया था और 2018 के बाद यह पूर्णतः संपूर्ण रूप से 2010 के बाद संपूर्ण जो चीज़ें थी स्पष्ट की गई थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ग्रामीण भारत के श्रम की गरिमा को परिचित करने वाला मनरेगा रोजगार की गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याणकारी योजना कौन सा है, तो मनरेगा है, जो भारत में ग्राउंड लेवल पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है और यह गारंटी भी देता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है 100 दिनों का रोजगार की गारंटी देता है। अगर नहीं रोजगार मिलता तो उसके लिए अतिरिक्त आप लोगों को रोजगार भत्ता भी दिया जाता है लोगों को जो इसमें जुड़े होते हैं। मनरेगा का बजट कितना है, बजट में मनरेगा की स्थिति क्या है, इसे भी आप लोग देख लीजिए। 2023 जो 22-23 का बजट आया उसमें मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ का आवंटित किया गया था, पर पुनः इसे मौजूदा वित्त वर्ष जो पिछले वित्त वर्ष के लिए जो था उसमें से 25% का अनुमानित कमी किया गया था, 25.1। तो ये आप लोग पीटी फैक्ट पूछ सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि यह प्रश्न आप लोगों से किया जा सकता है पीटी में, कितना प्रतिशत कम मनरेगा का आवंटन किया गया, कुल कितना था। पर याद रखिएगा साथ ही काम का अधिक मांग के आधार पर पुनः इसे संशोधित कर 98,000 करोड़ कर दिया गया है। तो यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो पहले कितना आवंटित किया गया था 73 और बाद में फिर 73 और बाद में आप लोग को 98 कर दिया गया। तो कितने करोड़ का बढ़ोतरी किया गया है भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है पीटी में। तो आप लोग इस सब को कवर कर लेना है, यहाँ से प्रश्न आपको जरूर होंगे। तो नेक्स्ट है आपको यहाँ पर एक आर्टिकल दिया हुआ है, इसे भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। क्योंकि सेवाओं में खामी पर मोबाइल यूजर्स जा सकता उपभोक्ता अदालत, तो इसमें एक्ट का नाम दिया है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। इसे गूगल सर्च जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से कुछ पीटी फैक्ट आप लोग से पूछ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो 2019 ये प्ले लिस्ट में जाइए, या पर इस पर वीडियो बना हुआ है 2019 के एक्ट पर उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019। तो इस पर आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। क्या यह अधिनियम क्या है, क्यों लाया गया है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, इससे उपभोक्ता को क्या लाभ पहुंचेगा और इसमें उपभोक्ता की सशक्त स्थिति क्या है, इसके ड्रॉबैक क्या है, सभी पर चर्चा किया गया है। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए और जो भी इससे संबंधित पॉइंट हो उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग वीडियो देखते हैं। आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिए। प्लेलिस्ट देखने से यह होगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों को सारा कवर हो जाएगा। जो भी टॉपिक युक्ति है इसके यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में बना हुआ है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो जो भी एग्ज़ाम आप लोग के आने वाले उसके लिए उपयोगी होगा। उससे बाहर कुछ चीज़ें नहीं हो सकती है क्योंकि ऐसा सेगमेंट बनाया ही गया है। तो चीज़ें आप लोग को कवर करना है, करने की ज़रूरत भी है अगर आपको पीटी क्लियर करना है, मेंस क्लियर करना है। तो
यह भी देखिए, एक भारत से चोरी 14 धरोहर ऑस्ट्रेलिया से वापस आई गई है, तो लाई गई है। तो इसके संबंधित 1989 से 2009 के बीच जो चोरी की गई थी उससे संबंधित चीज़ों को लाया गया। तो इसमें अंडरलाइन मैंने कर दिया है, तो ये सब चीज़ों को कवर कर लेना आप लोगों को। ये कौन कौन से धरोहर हमारे, और एक खास यहाँ पर 45 वर्ष में आई थी मात्र 13 धरोहर, और अब केवल 7 वर्ष है पिछले, उसमें आपको 194 धरोहर यहाँ दिया गया। मन की बात जो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था उसमें 200 आंकड़ा दिया गया था, तो वास्तविक रूप से अब यह 200 से ऊपर हो गया है। तो यह चीज़ें देखिए कितना भारत सरकार अपने धरोहर को विकसित करने के लिए, धरोहर को, अपने पुराने विरासत को प्राप्त करने के लिए कितनी सफल अभियान चला रही है। यह केवल इसलिए हो रहा है कि भारत का अस्तित्व, भारत की छवि विश्व में एक बेहतर तरीके से बढ़ा है। सभी देश इसमें सपोर्ट करें उसके पुराने विरासत को लौटाने में। 2-4 चीज़ें हैं, जैसे विक्टोरिया का जो हम लोग का हीरा है, फिर जो तख्ते ताऊत है, अगर वो भी आ जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वो भारतीय विरासत की देन है, और वो भी जल्द से जल्द हमारे देश लौटेगा, क्योंकि भारत सरकार इस और कदम बढ़ा रही है। तो इस पर चर्चाएं चल रही है, तो इससे संबंधित जो भी होंगी आगे देखेंगे घटनाक्रम में। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री का आप लोग मन की बात आप लोग जरूर सुनिएगा। एज यूपीएससी एस्पिरेंट और पीसीएस एस्पिरेंट, अगर आप लोग यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो कुछ का आप लोगों को कुछ चीज़ें जरूर करनी होती है, जैसे पीआईबी आप लोगों को जरूर पढ़ना है। साथ में भारत सरकार के डाटा जो है PRS है उसको आप लोगों को जरूर कवर करना है। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा जो व्यक्तित्व के द्वारा, जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के द्वारा, PM के द्वारा कुछ भाषण दिया जा रहा है, कुछ संबोधन किया जा रहा है, उसे जरूर सुनना है। साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा जो नीति रिपोर्ट आते हैं उसे तो जरूर कवर करना है। और इसी प्रकार भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात प्रत्येक संडे को किया जाता है, उसमें कुछ कुछ योजनाओं का नाम लिया जाता है, कुछ कुछ कार्यों को जो आगामी, जो हमारे जो विगत कुछ दिनों से कर रहे हैं काम, उससे संबंधित नाम लेते हैं, वो भी आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। जरूरी नहीं उससे PT मेंस और इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाए, पर यह जरूरी है कि आपको एक सशक्त और जागरूक एस्पिरेंट जरूर बना देगा यह सब चीज़ें। इसलिए आपके व्यक्तित्व को निखारेगा। यह जरूरी हो जाता है कि आप इन सब चीज़ों पर नज़र रखिए, और हो सकता है इंटरव्यू में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है कि आपके हालिया दृष्टिकोण से भारत सरकार द्वारा कुछ 5 कदम जो कराए गए उसका नाम बताइए। तो आप मन की बात अगर सुन रहे हैं तो उसमें बहुत सी योजनाएँ हैं जो भारत सरकार द्वारा की जाती है, उसका जिक्र प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। यह भारत में प्रथम ऐसा कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है जो लोगों के कार्यों को प्रशंसा की जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है लोगों से कोऑर्डिनेट करने का। तो यह आप लोग जरूर देखिए एज ए एस्पिरेंट। राजनीतिक क्या है यहाँ पर नहीं होना है, नहीं तो आप एस्पिरेंट नहीं बन पाइएगा, यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाइएगा, PCS क्लियर नहीं पाए। आप लोगों को न्यूट्रल बेस पर आप लोगों का व्यू होना चाहिए। इसी में यह कदम है कि आप इन सब चीज़ों को जरूर कवर करिए। तो यहाँ पर देखिए 86वां संस्करण हुआ था। यह जो लास्ट संडे का जो मन की बात की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, उसमें कुछ कुछ का जिक्र किया गया है। तो इसमें सामाजिक सशक्तिकरण में महिला की भूमिका की बात की गई है, तो वहाँ से आप लोग की पॉइंट निकाल सकते हैं। साथ ही साथ कुछ बातें आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पर उनका पेज भी पोस्ट किया है, जिसमें आपको तंजानिया का जो भाई बहन है कीली और नीमा, उनके द्वारा यूट्यूब पर प्लस इंस्टाग्राम पर, साथ ही साथ बहुत से प्लेटफॉर्म जो मौज एक प्लेटफॉर्म में, वहाँ पर भी इनके द्वारा पोस्ट किया जाता है। भारतीय भाषा में कुछ कंटेंट क्रिएट किया जाता है और उस पर संबंधित कार्य अपना हाल ही में भारतीय दूतावास ने सम्मानित किया है, क्योंकि 26 जनवरी को उन्होंने राष्ट्रगान जो था उसे गाया था, हिंदी में गाया था। तो समझ सकते जो राष्ट्रगान की भाषा उससे संदर्भित, तो कितना बेहतर कार्य किया जा रहा है इनके द्वारा भारतीय विरासत को बढ़ाने में। तो इसलिए भारत इनका नाम लिया गया। तो ये सब चीज़ें आप लोग कवर कीजिए, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी होता है। इससे संबंधित आप लोग को ये सब चीज़ ज़रूर जानने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पर एक और भी न्यूज है, इसे भी कवर करना चाहिए। जैसे 30 प्रीडेटर ड्रोन भारत के लिए अमेरिका से वार्ता का अंतिम दौर पर खरीदेगा, जिसकी अनुमानित कीमत $3 अरब है। तो ये कितनी बड़ी है, और यह आप लोगों को ध्यान रखना है, पहला बार ऐसा होगा जो गैर नाटो सदस्य को यह समझौता अमेरिका के साथ कर रहा है। तो देखिए बिजनेस कितनी बड़ी ताकत होती है बिजनेस में। सिद्धांतों से बाहर जाके भी कोई देश अपना कार्य करता है। तो
यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। युद्ध के संदर्भ में भी ये चीज़ें आप लोगों को समझनी चाहिए कि अगर हित पूर्ति हो रहा है किसी से तो हित पूर्ति का सहयोग तब तक दिया जाएगा, नहीं तो आप इन सब चीज़ों से समझ सकते हैं कि यह नियम केवल नाटो सदस्यों के लिए है कि जो अमेरिका जो इस प्रकार के जो हथियार है वो केवल नाटो सदस्य को ही दे सकता है, गैर नाटो सदस्यों को नहीं। तो भारत गैर नाटो सदस्य है, फिर भी भारत को यह दिया जा रहा है। तो इससे संबंधित की नोट्स आप लोगों को जरूर आप लोगों को देखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपको नीचे कवर करना है। आ जाइए नीचे। स्विफ्ट के बारे में यहाँ बहुत बेहतर तरीके से कवर किया गया है, तो इसे आप लोग ज़रूर कवर कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो ये सब चीज़ें आप लोग को कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आप लोग को 1-2 प्रश्न जरूर पीटी में हो सकता है। साथ ही साथ मेंस में अगर पूछा जाए स्विफ्ट के संदर्भ में तो विदेशी लेन देन में स्विफ्ट की क्या भूमिका है, तो चीज़ों को कवर किया गया। जैसे स्विफ्ट में क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म स्विफ्ट कहा जाता है। जो विदेशी लेन देन होता है उसके आंकड़ों को उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। रूस यूक्रेन युद्ध में यह अमेरिकी पश्चिमी देशों के द्वारा यह रूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सबसे पहले इसकी स्थापना वर्ष 1973 में किया गया, और इससे चीज़ें आप लोग को स्पष्ट होगी। देखिए यहाँ पर कराया गया, एक सेकंड, थोड़ा सा कलर मेरा ख़राब हो गया यहाँ पर। चलिए ठीक है। हाँ, तो वर्ष 1973 में यह कराया गया, यह स्विफ्ट कॉन्सेप्ट आया था। उसके बाद सभी देश टेलीकम्युनिकेशन के संदर्भ में अपने टैक्स मशीनिंग के संबंध में यह काम किए थे, और लेन देन जो विदेशी लेन देन होता है उससे संबंधित आंकड़ों को सुरक्षित रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये से संबंधित चीज़ें दी गई है, और इसमें क्या है मुख्य उद्देश्य, साथ ही साथ इसके विश्व के 200 से अधिक देशों में लगभग 11,000 अधिक वित्तीय संस्थान इससे जुड़े हुए। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है, कितने संस्थान, 200 अधिक देशों के 11,000 से अधिक वित्तीय संस्थान इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। तो यह महत्वपूर्ण एक है। वैश्विक पहुंच में आतंकी फंडिंग को रोकने में अधिक सहयोगी देता है। यह आतंकी फंडिंग को रोकने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ में पहले भी प्रतिबंध ईरान पर लग चुका है, 2019 में लग चुका है। 2019 में ईरान पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके संदर्भ में 2012 से लेकर 2016 तक प्रतिबंध लगा है, बहुत ही लंबे समय तक स्विफ्ट के संदर्भ में। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे पहले में प्रतिबंध किन देशों पर लगा है। साथ ही साथ आपको यहाँ देखना चाहिए कि यहाँ पर रूस है सबसे बड़ा दूसरा उपभोक्ता है स्विफ्ट का, क्योंकि रूस के जो अमेरिका के बाद स्विफ्ट का जो उपयोग किया जा रहा है रूस के द्वारा ही किया जा रहा है। प्रतिबंध ऐसा लगता है तो स्विफ्ट को आर्थिक क्षति जरूर होगी, और भी चीज़ें स्पष्ट होंगी आगे। समझ ही रहे हैं, वित्तीय संस्थान 300 से अधिक वित्तीय संस्थान रूस के इस स्विफ्ट कॉन्सेप्ट में जुड़े हुए हैं। रूस का भी खुद सिस्टम है, जैसे भारत का यूपीआई है, भीम है, उसी तरह एनपीसी जो है भारत का है, उसी प्रकार रूस का भी इंटरफेस है वित्तीय लेन देन को करने के लिए, जिसमें 2 तरह का सिस्टम, वित्तीय सिस्टम जैसे SFPS और मीर 2 नाम से चलाया जा रहा है, जो वित्तीय लेन देन को करता है। तो यह लोकल यानी देश के स्तर पर है, रूसी स्तर पर है। विदेश स्तर पर आपको के स्विफ्ट जैसे कॉन्सेप्ट पर आना पड़ता है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह आप लोग को जरूर कवर करना चाहिए स्विफ्ट के संदर्भ में। इसका सारे डायग्राम आप लोग को कवर कर दिए गए, जो भी इसके पार्ट्स हैं। यहाँ से पीटी मेंस इंटरव्यू ओरिएंट प्रश्न कवर किया जा सकता है। चलिए, धमकी के क्या मायने हैं, परमाणु धमकी जो दिया गया रूस के, यहाँ पर एक कवर किया गया है। तो आप लोगों को यहाँ पर अंडरलाइन मैंने कर दिया है। जैसे भारत ने नो फर्स्ट यूज़ का पॉलिसी अपनाता है, विश्व क्या करता है, साथ ही साथ अमेरिका जो विश्व में रूस के अलावा कौन कौन से देश यहाँ पर परमाणु संपन्न है, जैसे यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस, पाकिस्तान, भारत, इजराइल और उत्तर कोरिया। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को चीन तो कवर कर लेना, यहाँ मायने बता दिया गया। तो ये सब चीज़ें देखिए अतिरिक्त बताने की जरूरत नहीं है, पेपर में बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया। उन्हीं पॉइंट को आप लोग की नोट्स बना लीजिएगा, क्यों, और साथ ही साथ मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, तो उससे आप मदद ले सकते हैं। आप लोग को यह आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए, जो यह दिया गया हथियारों का होड़ मची है, तो कौन सा हथियार किन देशों को जा रहा है, कौन सा वर्चस्व रखता है, सारे आंकड़े यहाँ उपलब्ध कराए गए। तो आप लोग इसे जरूर आज कवर कीजिए, सारे
युद्ध के जो तकनीकी शब्द हैं, युद्ध क्यों जरूरी हो जाता है, युद्ध क्यों होता है, और इसमें बार्गेनिंग क्या होता है, हथियार लॉबी क्या होता है, सभी चीज़ों को कवर कर दिया गया है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा इसे। नेक्स्ट है, एक चीज़ यहाँ पर है, संघीय ढांचे खोखली आड़, जो एक आर्टिकल छपा है, तो यह महत्वपूर्ण होता है। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव, उनके द्वारा कहा गया है कि जो भारतीय संविधान को फिर से पुनः लिखने की ज़रूरत है। तो यह बात की गई है। तो यहाँ एक देखिए कितना यह किस अलोकतांत्रिक मांग को मांग रहे हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा कि संविधान को पुनः लिखने की ज़रूरत है। इनका दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय के जो वर्तमान केंद्र सरकार है उनके द्वारा संघीय ढांचा को तोड़ा जा रहा है। संघीय जो नीति बनाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र राज्य संबंध को स्थापित करने के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन है, आर्टिकल है, सभी पर आक्षेप किया जा रहा है। इसी संदर्भ में इनके द्वारा कहा जा रहा है, यह बोलकर ही केंद्र जो राज्य सरकार है उनके द्वारा यह कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इनके द्वारा यह बात कही गई है, बात फैक्ट भी है कि यदि यही बयान भाजपा की ओर से आता तो सभी दल आसमान सिर उठा लेते। वस्तुतः नए संविधान की मांग आपत्तिजनक है, इनके द्वारा यह मांग की गई है। देखिए हमारा राजनीति पिछले विगत 7 साल में क्या है, एक तरफ भाजपा और दूसरी तरफ सभी पार्टियाँ हैं। देखिए किसी पार्टी विशेष से आपके विरोध हो सकते हैं, पार्टी विशेष के व्यक्ति से विरोध हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसकी आड़ में आप अलोकतांत्रिक मांगों को मनाने में तुल जाए। जैसे 2-4 मामले आप लोगों को मैं याद दिलाता हूं, जिसमें आप लोगों को सीएए के मामले में ये बात बोला गया था। दूसरा किसान आंदोलन के संदर्भ में देखिए केंद्र सरकार का काम है बिल को लाना और बिल को संसद के पटल पर रखना और उसे पारित करना। अगर संपूर्ण संसद उसे पारित करती है तो संपूर्ण जो पार्टियां उसके द्वारा यह बात मानी गई होगी। और साथ में स्टैंडिंग कमेटी होती है, अगर स्टैंडिंग कमेटी में सभी दल भी सहमत है तो सभी दलों का प्रतिनिधित्व, तो अगर सभी लोग सहमत है इसका मतलब वो बिल बहुत लेयर से होकर गुजरा होगा। अब फिर वो पास होकर अधिनियम बना है। तो यहाँ पर भाजपा समर्थित बातें यहाँ नहीं की जा रही, ना किसी अन्य राजनीतिक दलों के समर्थित। यहाँ कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है कि अगर इस इतने बड़े रोल को प्ले करके एक अधिनियम पारित हो रहा है और वो ग्राउंड लेवल पर उसका विरोध हो रहा है, यह किसी न किसी रूप से व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, पार्टी विशेष को टारगेट किया जाता है और अपनी जो मांग होती है उसको दबाव के संदर्भ में वोट इससे क्रिएट होते हैं, ह्यूमर फैलता है जिससे वोट क्रिएट होते हैं। जो सीएए के मामले में, किसान आंदोलन के मामले में और बहुत से ऐसे मामले में उभर के सामने आए। आप समझिए अगर इच्छा शक्ति प्रबल हो तो 370 का जो आर्टिकल है विगत कितने सालों से पेंडिंग पड़ा था, अयोध्या मामले कितने, ये सब जरूर समाधान होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप लोग को स्पष्ट अब मैं भी बता रहा हूँ, इसका मैं भी समर्थन करता हूँ, क्योंकि जितना विवाद, पुराना विवाद हमारे राष्ट्र में बचा रहेगा पुनः विवाद को जन्म देगा। इसलिए ज़रूरी है कि एक पटल पर आकर सभी राजनीतिक दल एक पटल पर आइए, एक टेबल पर आइए और जो पुराने विवाद है सभी को समाप्त कीजिए। जो विगत देखिए इतिहास में क्या हुआ उससे बदला नहीं जा सकता है, वो परिस्थितिवत वैसा कदम रहा होगा जिसको लिया गया। पर वर्तमान जो आने वाले जो 50 साल है उसमें हम ऐसी रणनीति जरूर कायम कर सकते हैं जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां अगर विकास को एजेंडा मानती है, लोगों का विकास चाहती है, तो पुराने जितने भी पेंडिंग जो विवाद है उसको समाप्त करने के लिए एक टेबल पर, राउंड टेबल पर आइए, अपने अपने सुझाव दीजिए और उस पर एक स्टैंडिंग कमेटी बनाइए। ऐसे विवाद को समाप्त कीजिए जिसमें केंद्र राज्य संबंध का विवाद हो या जल विवाद हो या जातिगत विवाद हो। तो इससे संबंधित क्या होगा कि बहुत से जो ड्रॉबैक है इंडिया के वो समाप्त हो जाएंगे और एक सशक्त राष्ट्र हमारा बनकर उभरेगा। जैसे विश्व के पटल पर सशक्त राष्ट्र बना है वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर देश के अंदर भी एक मजबूत राष्ट्र होना बहुत ज़रूरी है, या क्षेत्रीय स्तर पर विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो यह एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसे जल्द से जल्द सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनाना चाहिए। अगर आपसे सुझाव मांगा जाए इंटरव्यू में तो आप इस प्रकार के सुझाव जरूर दे सकते हैं कि भारत का केंद्र राज्य संबंध को स्थापित करने में कौन सा कदम, आप 5 कदम ऐसा बताइए जो उठाया जा सकता है। तो इन कदमों को आप बेफिक्र आप बता सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से।
एक और है संकीर्ण संकीर्ण स्वार्थों में भेंट चढ़ा संयुक्त राष्ट्र। तो कितनी बार यूएनओ के सुधार की बात की जा रही है, और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद यूएनओ का जो है का संशोधन संभव है कि यहाँ पर भारत का इस बार भारत का पटल विश्व पटल पर भूमिका अलग नज़र आई है। तो यहाँ पर ज़रूर संशोधन की मांग की जाएगी। केवल संयुक्त राष्ट्र हो सकता है, संयुक्त राष्ट्र के इतर भी संस्था का पुनर्गठन किया जाए, या संस्था को और विकसित करने के लिए कुछ और जो मेंबर है परमानेंट मेंबर उनको शामिल किया जाए। तो ऐसे सुझाव जरूर होंगे, ऐसे सुधार किए जाने की आवश्यकता पर बल दी जाएगी। तो यह सब चीज़ें आप लोगों को आने वाले समय में नज़र आएगा। युद्ध की कूटनीति और संबंधित अर्थशास्त्र भी आप लोग ये आर्टिकल आज देखना चाहिए, कितना बड़ा हथियार लॉबी है, किस रूप से चीज़ों को मॉडरेट करता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को आर्टिकल में दिया गया, तो इसे ज़रूर कवर कीजिए। नीचे एक आपको ये भी कवर करना, नीति आयोग लोगों के बढ़ रहे मोटापे को लेकर चिंता जताई है। तो इससे संबंधित की नोट्स दिया हुआ है, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप लोग इसे देख लीजिए, कुछ खास नहीं है, बस पीटी ओरिएंट है यह। इसमें आप लोगों को यह आंकड़ा आपको पूछ सकता है, जैसे 2019-20 के अनुसार मोटापे ग्रस्त महिलाओं की संख्या बढ़कर 24% हो गया है। 2015-16 में यह 20.26% था, अर्थात लोगों के मोटे होने का जो दर है वो बढ़ रहा है। पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 18.4% बढ़कर 22.9% हो गया। तो यह फ्रंट ऑफ पैक लेवलिंग के तहत किया जाए यह प्रस्ताव रखा है नीति आयोग। ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो फ्रंट ऑफ पैक लेवलिंग है उसके समय उपभोक्ता को नमक, चीनी और वसा से संबंधित जो उत्पाद है उसको पहचान करने में मदद मिलेगी। नीति आयोग ने यह 2021-22 में वार्षिक रिपोर्ट में कहा है। तो ये सब चीज़ें रिपोर्ट आप लोगों को कवर करना है, ये सब चीज़ें देखना। आज के न्यूज़ में इतना ही। उम्मीद करता हूँ बहुत सी चीज़ें आप लोग को स्पष्ट हुई होंगी, और आने वाले समय में बहुत सी चीज़ें आप लोग को और भी देखने को मिलेगी। इसलिए दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट जो हो रहा है उस पर आप लोग जरूर बने रहिए, और युक्ति आईएएस का सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि और भी हम बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने आएँ। हम लोग का प्लान बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का रहा है, जिसमें डिजिटल टीवी आप लोगों के सामने लेकर उस पर आप लोगों को न्यूज़ एनालिसिस कराएगा। यह तभी हो सके जब हमारी संख्या बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। तब तक के लिए मैं अमरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। कल एक नए न्यूज़ के साथ पुनः मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, बुलंद रहिए, और तैयारी को और भी बेहतर तरीके से कीजिए। तब तक के लिए मैं अमरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।